तुम मेरी हो, तुम मेरी पत्नी हो, हमारी शादी हुई है और अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। ये शब्द किसी इंसान के नहीं है, ये शब्द है एक ऐसी अतृप्त आत्मा की जो अपने शिकार के लिए इधर उधर भटक रही थी। और फिर इसकी शिकार हुई एक दुल्हन जो अपने घर से विदा तो हो गई थी लेकिन ससुराल नहीं पहुंची थी। रास्ते में ही उसके साथ एक भयानक घटना घट गई। दो बहनें थी, जुड़वा तो नहीं पर एक जैसी ही, बहुत ही सुंदर। पढ़ाई खत्म हुई तो उन दोनों को रिश्ते आने लगे। उनके पापा बहुत ही बीमार रहते थे और छोटा भाई था, इसलिए परिवार ने सोचा कि क्यों ना उन दोनों की शादी एक साथ कर दी जाए। पापा का कोई भरोसा नहीं कि कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, दोनों की शादी अपने हाथों से कर दी जाए तो चैन से चले जाएंगे। किस्मत से दोनों का ही रिश्ता बहुत अच्छे परिवारों में हो गया। शादी का दिन भी आ गया, सब कुछ खुशी खुशी निपट गया। फिर दोनों की विदाई हुई और दोनों अपने अपने ससुराल जाने लगी। जो छोटी थी, मोनिका नाम था उसका, उसे अचानक से कुछ होने लगा, कुछ अजीब सा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने गाड़ी रोकने के लिए कहा। तब उसके पति रवि ने कहा कि ये एक सुनसान जगह है, रुकना सही नहीं है, इस जगह लूटपाट होती रहती है। लेकिन वो जोर जोर से रोने लगी तो उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। वे सब गाड़ी से उतरे और मोनिका को उतारा। तब वो चुप हुई। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, जबकि जून का महीना था और बहुत गर्मी थी। हवा से उन्हें थोड़ी राहत मिली। थोड़ी देर बाद उन्होंने मोनिका से कहा, चलो घर चलते हैं, रात को यहाँ डर है लूटपाट का। सभी गाड़ी में बैठने लगे, लेकिन मोनिका चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रही थी। उसे आवाज दी पर वो बोली कि मेरे पैर ही नहीं उठ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। वो बहुत ही डर गई कि ऐसे अचानक से उसके साथ क्या हो रहा है। तभी रवि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बिठाया। थोड़ी ही देर बाद वह अपनी ससुराल पहुंच गई। सास नहीं थी, उसे बस नंद और जेठ थे। उसकी सास रवि को जन्म देकर चल बसी थी। उसकी ननंद ने उसे कमरे में बिठाया और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद रवि उसके कमरे में आया। वो उसके पास बैठने ही वाला था कि तभी उसे किसी ने जोर से धक्का दिया। वह गिरते गिरते बचा। उसने अपने चारों ओर देखा, तब वहाँ कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम ही हो सकता है। वो फिर से बेड पर बैठने लगा तो उसके साथ फिर से वही हुआ। वह डर गया और मोनिका भी बहुत डर गई। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, ये मेरी पत्नी है, तुम इससे दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर मोनिका और रवि बहुत डर गए। वो उस कमरे से भी बाहर आ गए। दीदी ने पूछा, क्या हुआ रवि, तुम दोनों बाहर क्यों आ गए? रवि ने कहा कि अंदर कमरे में बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए हम बरामदे में ही सो जाएंगे। रवि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगर वो किसी से कहता तो क्या पता कोई उसका यकीन करे या ना। इसी सोच में और दिन भर के थकान के कारण वो वहीं बरामदे में ही सो जाता है। मोनिका भी वही सोफे पर लेट जाती है। वो भी बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी, लेकिन उसने भी किसी से कुछ नहीं कहा। अगले ही दिन वो दोनों अपने कुलदेवी के मंदिर जाते हैं। वहाँ पर पुजारी जी मोनिका को आशीर्वाद में माताजी की चुंदरी देते हैं। वो सब वापस अपने घर लौट आते हैं। शाम को दीदी भी अपने घर लौट जाती है। रात को खाना खाकर वो भी अपने कमरे में आ जाते हैं। कमरे में आते ही उन्हें रात वाली घटना याद आ जाती है। वो दोनों डरे डरे से बैठ जाते हैं पर कुछ नहीं बोल पाते। तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ आ जाती है। रवि रसोई में जाता है, तब वहाँ बहुत सारे बर्तन जमीन पर गिरे पड़े थे। वो अपनी चारों ओर देखता है, उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी मोनिका की चीखने की आवाज़ आती है। वो भागकर कमरे में जाता है तो देखता है मोनिका कमरे में एक कोने में खड़ी थी। वो उसके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ? तो वो उसे कमरे में दूसरी तरफ इशारा करती है।
वो देखता है कि उसकी शादी के कपड़े अपने आप ही जलने लग रहे हैं। वह आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पूरे कपड़े जल जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। उन्हें उन जले हुए कपड़ों को देखकर बहुत दुख होता है। अगले ही दिन मोनिका का भाई उसे लेने के लिए आ जाता है। घर पर उसकी बड़ी बहन भी आई हुई होती है और वो सब अपने ससुराल की बातें बताने लगती है। वहाँ पर हुए आयोजन को विस्तार से बताती है। फिर वो मोनिका से पूछती है, तुझे क्या हुआ? तू कुछ भी नहीं बोल रही है। कहाँ तू एक मिनट भी चुपचाप नहीं बैठती थी, अब जब से आई है गुमसुम सी है। क्या हुआ? रवि ने कुछ कहा क्या? नहीं दी, रवि तो बहुत अच्छा है, सब ठीक है। वह सबसे इस बात को छुपा गई कि उनके साथ क्या क्या हुआ। उसे हर वक्त ये महसूस होता कि उसके आसपास कोई है। वो बहुत ही डरी सी रहने लगी। उसकी माँ ने भी उससे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बताया। 2 दिन बाद रवि उसे लेने आ गया। घर वालों ने भी रवि से भी पूछा कि क्या कोई बात है। ये जब से आई है पता नहीं कहाँ खोई है, ना ठीक से खाती पीती है, बस डरी सहमी सी रहती है। लेकिन रवि ने भी घर में कुछ नहीं कहा। वो मोनिका को लेकर वापस आ गया। रात में जब वो काम खत्म करके कमरे में सोने के लिए आए तो दोनों एक ही बेड पर लेट गए। ये बात उस भूत को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने रवि पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से से छटपटाने लगा और उन दोनों के सामने वो अपने असली रूप में आ गया। रवि और मोनिका बहुत ही बुरी तरह से डर गए। बहुत ही भयानक चेहरा था उसका, लाल लाल आंखें और बहुत ही डरावना चेहरा। वो गुस्से में रवि से बोला, दूर हो जाओ मेरी पत्नी से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आज तुम उस पंडित के दिए धागे से बच गए, लेकिन कब तक? पूर्णिमा के बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और फिर मैं तुम्हें मारकर अपनी पत्नी को हमेशा के लिए ले जाऊंगा। जब मोनिका अपने घर आई हुई थी तब रवि एक पंडित के पास गया था और उन्हें सब बातें बताई थी। तब उन्होंने उसे 2 धागे दिए थे, एक उसके लिए और दूसरा मोनिका के लिए। पंडित जी ने उससे कहा था कि ये धागे कुछ ही दिनों के लिए तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे। उससे पहले ही तुम्हारे लिए और उपाय करने के लिए हमें अपने बड़े पंडित जी से मिलना पड़ेगा। तब तक ये तुम दोनों की रक्षा करेंगे। धागे के कारण वो उन्हें छू भी नहीं पा रहा था। वो गुस्से से सामान इधर उधर फेंके जा रहा था और फिर वो वहां से चला गया। और फिर ये दोनों सारी रात ऐसे ही बैठे रहे। कुछ दिन ऐसे ही खौफ के साए में बीत गए। पूर्णिमा भी आ गई। मोनिका ने रवि से पूछा, कल इस धागे का प्रभाव खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? रवि ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं करता हूँ कुछ। रवि पंडित जी के पास जाता है तो वो उन्हें बताते हैं, मेरी बड़ी पुजारी से बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत ही खतरनाक है। उसे नष्ट करने के लिए एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। वो आज शाम को आपके घर आएंगे और अनुष्ठान करेंगे। कुछ सामान की ज़रूरत होगी, ये तुम ले आना। ऐसा कहकर उन्होंने एक पेपर पर कुछ सामान लिख कर दिया और शाम तक सब ले आने के लिए कहा। रवि सब सामान ले आया और वो दोनों शाम होने का इंतज़ार करने लगे। शाम को पंडित जी और बड़े पंडित जी दोनों आ गए और बताए हुए सामान को लेकर अनुष्ठान की तैयारी करने लगे। अचानक से सब घर का सामान हिलने लगा और जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मोनिका और भी डर गई। पंडित जी ने सबको शांत बैठने का इशारा किया और अपनी प्रक्रिया में लग गए। धीरे धीरे सब शांत हो गया। अनुष्ठान पूरा करने के बाद पुजारी जी ने कहा, अब तुम दोनों को कोई खतरा नहीं है, बला टल चुकी है। दोनों ने राहत की सांस ली। दोनों आज बहुत खुश थे कि चलो अब चैन से रहेंगे, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक दूसरे के पास बैठे। दोनों अलग अलग सो गए। सुबह उठे तो दोनों अपने आप को हल्का महसूस कर रहे थे। घर के वातावरण में भी आज बहुत ही ताजगी थी। कुछ अलग ही एहसास दोनों को हो रहा था। बहुत खुश थे आज दोनों। शादी के बाद आज पहली बार दोनों ने एक अलग सी खुशी को महसूस किया, लेकिन आने वाले खतरे से वो बिल्कुल बेखबर थे। आज रवि मोनिका के लिए बाजार से एक साड़ी लाया था।
साड़ी बहुत ही सुंदर थी। मोनिका को भी बहुत पसंद आई। शाम का खाना बनाने के बाद उसने रवि को खुश करने के लिए वो साड़ी पहनी। मोनिका उस साड़ी में बिल्कुल एक अप्सरा लग रही थी। रवि तो उसका दीवाना हो जा रहा था। खाना खाकर वो अपने कमरे में सोने के लिए गए। रवि ने मोनिका का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठाया। फिर वो दोनों बातें करने लगे कि तभी रवि का फोन बजा। उसने फोन उठाया तो उधर से बहुत ही अजीब सी आवाजें आ रही थी। कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था और फिर फोन अपने आप ही कट गया। फिर बार बार फोन बजने लगा लेकिन कोई भी आवाज नहीं दे रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दोनों बहुत ही परेशान हो गए और फिर रवि ने फोन स्विच ऑफ ही कर दिया। मोनिका को प्यास लगी तो वहाँ किचन में पानी पीने के लिए चली गई। वो जैसे ही किचन में पहुंची तब उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसे कोई तो देख रहा है। वो बिना पानी पिए ही वापस गई। रवि ने उससे पूछा क्या हुआ? तब उसने सोचा कि ये मेरा वहम भी हो सकता है और उसने कहा कुछ नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैं सोना चाहती हूँ। तब रवि ने कहा ठीक है तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाहर टीवी देखता हूँ। मोनिका सो जाती है और रवि टीवी देखने लगता है। कुछ देर बाद उसे भी महसूस होता है जैसे उसे कोई देख रहा है। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है। तब वहाँ उसे दो आंखें दिखाई देती है जो लगातार उसे ही देख रही थी। वो डर जाता है और अंदर कमरे में चला जाता है। डर के कारण उसे नींद भी नहीं आती। वो सोचता है कि ये फिर से आ गया, कैसे बचेंगे हम इससे। ये सब सोचते सोचते सुबह हो जाती है और आज मोनिका का भाई उसे लेने के लिए आता है और वो उसके साथ अपने घर आ जाती है। लेकिन उसकी माँ देखती है कि वो सूख कर काटा हुई जा रही है। न जाने क्या बात है, कुछ बताती भी नहीं है। एक दिन उसकी माँ से उसका हाल नहीं देखा जाता और उसे जोर से एक डांट लगाती है और कहती है जो भी कारण है सब सच सच बताओ। पहले तो वो अपनी माँ को टाल देती है पर जब वो बात नहीं मानी तो वो उन्हें सारी बात बता देती है। सारी बातें सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है और वो उसे आश्वासन देती है कि वह इस बात का हल ज़रूर निकालेगी। क्या मोनिका की माँ उनकी मदद कर पाएगी? जानने के लिए देखिए इस पूरी वीडियो को। मोनिका की माँ वो सारी बात मोनिका के पापा से कहती है तो वो भी चिंतित हो जाते हैं। फिर मोनिका की माँ अपनी एक सहेली से इस बात का जिक्र करती है। तब वो उसे एक मौलवी जी के पास लेकर जाती है। मौलवी जी से वो सारी बात बताती है जो भी मोनिका ने उसे बताई थी कि किस तरह एक भूत ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। और फिर वो सारी बातें ध्यान से सुनते हैं और फिर ध्यान लगा कर देखते हैं कि मोनिका के साथ क्या क्या हुआ और वो भूत मोनिका के पीछे कब से है। फिर वो अपनी आंखें खोलते हैं और मोनिका की माँ से कहते हैं वो एक बहुत ही खतरनाक भूत है। वो मोनिका को अपनी पत्नी मानता है और मोनिका को लेकर जाएगा। मोनिका की माँ बहुत ही डर जाती है। फिर वो उनसे पूछती है क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मोनिका की जान बच जाए और वो भूत उसका पीछा छोड़ दे। तब वो उन्हें बताता है उपाय है पर बहुत कठिन है और ज़रा सी भी गलती की तो परिणाम घातक हो सकता है। तब वो बोली कुछ भी कीजिए पर मेरी बेटी की जान बचाइए। तब उन्होंने कहा मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, तब तक तुम मोनिका से कुछ भी मत कहना, उसे ये भी मत बताना कि तुम यहाँ आई थी। वो एक शीशी में उन्हें जल देता है और कहता है ये जल मोनिका के कमरे में छिड़क देना और रवि को भी बुला लेना। मैं कल शाम तुम्हारे घर पर आऊँगा और मोनिका की मदद करूँगा। जैसे जैसे उन्होंने बताया था मोनिका की माँ ने वैसा ही किया और मोनिका से कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन फ़ोन करके रवि को भी अपने घर बुला लिया। अचानक से रवि को वहाँ आया देख मोनिका भी चौंक गई पर रवि ने उसे कुछ भी नहीं बताया क्योंकि माँ ने रवि को सब बता दिया था और मोनिका से कुछ भी कहने को मना कर दिया था। रवि ने मोनिका से कहा कि उसका मन नहीं लग रहा था इसलिए मिलने आ गया। फिर मोनिका ने कुछ नहीं पूछा, वो तो रवि को वहाँ देख बहुत खुश हो गई। सभी को शाम होने का इंतजार था। एक अनजाने से डर से सभी अंदर ही अंदर घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। शाम को मौलवी जी उनके घर आए। तब
मोनिका को अजीब सी घबराहट होने लगी। वो डर गई कि कहीं वो भूत यहाँ ना आ जाए और मेरे परिवार को कोई नुकसान ना कर दे। वो ये सब सोच ही रही थी कि सच में उसे एक साया अपने आसपास महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पास खड़ा जोर जोर से सांसें ले रहा हो। वो उसके कानों में कुछ कह रहा हो। मोनिका का गला सूख जाता है, पर ना वो कुछ कह पाती है और ना वहां से जा पाती है। वो वहीं जड़ जाती है। तब वो उसके कानों में कहता है, इन सब से कहो कि उसे यहाँ से बाहर भेज दे। वो इंसान हमें अलग कर देगा और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मोनिका कहती है कि कौन इंसान? इतना कहकर मोनिका वही बेहोश होकर गिर जाती है। आवाज सुनकर सभी वहां आते हैं तो देखते हैं कि मोनिका बेहोश पड़ी है। वो उसे उठाकर बेड पर लिटा देते हैं। फिर मौलवी जी अंदर आते हैं और सबसे कहते हैं कि भूत को पता चल चुका है कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए उसने इस पर कब्जा करने की कोशिश की है। इसे एक रस्सी से बांध दो और कोई भी इसके पास मत जाना। रवि कहता है कि नहीं, तुम इसके साथ ये क्या कर रहे हो? ये डर जाएगी और इसे कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? सब रवि को समझाते हैं और फिर वो बहुत ही मुश्किल से इस बात के लिए तैयार होता है। मोनिका को रस्सी से बांध देते हैं। फिर वो मौलवी जी के कहने के अनुसार सारे काम करने लगते हैं। धीरे धीरे मोनिका को होश आता है और वो पूछती है कि मुझे ऐसे क्यों बांध रखा है और ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम सब? रवि मोनिका के पास जाने को होता है कि तभी मौलवी जी उसे रोकने का इशारा करते हैं। अचानक से मोनिका की आंखें लाल हो जाती है और उसकी आवाज भी बदल जाती है। वो रवि से कहती है कि तुम यहाँ भी आ गए। तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूँ। आज मैं इसे लेकर ही जाऊंगा और कोई भी हमारे बीच आया तो वो नहीं बचेगा। तभी उस पर वो जल डालते हैं तो वो कराहने लगती है। कहती है कि ये सब करके तुम मुझसे इसे नहीं छीन सकते, ये मेरी पत्नी है। तब वो गुस्से से पूछते हैं कि ये तुम्हारी पत्नी कैसे हुई? तुम मर चुके हो और भूत की कोई पत्नी नहीं होती। इसका पति रवि है, तुम नहीं। इसे छोड़कर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, ये जल मुझ पर मत डालो। मैं बताता हूँ तुम्हें कि ये मेरी पत्नी कैसे है, कैसे हुई हमारी शादी। आज से 15 साल पहले की बात है। उस दिन मेरी शादी थी। बहुत खुश था मैं। खुशी खुशी सारी रस्में निभाई जा रही थी। मेरी माँ और पिताजी बहुत खुश थे। बारात लेकर हम लड़की वालों के यहाँ गए। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा स्वागत हुआ। आज हमारी शादी थी और हमने अब तक भी उस लड़की को नहीं देखा था जिससे हमारी शादी हो रही थी। बड़े बेचैन थे पर निश्चिंत भी थे। अगर माँ को पसंद है तो हमें भी पसंद आ ही जाएगी। हम खुशी खुशी सारी रस्में निभा रहे थे कि अचानक लड़की पक्ष में एक अजीब सा माहौल हो गया। सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। पूछने की कोशिश की तो कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। हमारा दिल बहुत ही घबरा रहा था। फिर कुछ देर बाद लड़की के पिता हाथ जोड़कर हमारे सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने जो कहा वो सुनकर हम सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया हमारी बेटी घर छोड़कर चली गई है। वो किसी से प्यार करती थी, उसे बहुत समझाया। सोचा कि एक बार शादी हो जाएगी तो अपने आप ही ये प्यार का भूत उतर जाएगा, लेकिन वो हम सबको धोखा देकर भाग गई अपने प्रेमी के साथ। हमें माफ कर दो। यहाँ कहकर वो फूट फूट कर रोने लगे। अब हम क्या कर सकते थे? बहुत बड़ा धक्का लगा हमें। बारात बिन दुल्हन के वापस लौट आई। हम उदास रहने लगे। दोस्त सामने तो भले बनते और पीठ पीछे हमारा मजाक बनाते। उनकी बातें हमारे दिलो दिमाग पर इतना असर कर गई कि एक दिन हम गांव की नदी में कूद गए और आत्महत्या कर ली। हमने देखा हमारे शरीर को वो सब जला रहे हैं और हमारे घर वाले सब रो रहे हैं। हमसे ये सब नहीं देखा गया और हम वहाँ से भटकते यहाँ आ गए। तब से हमें जो भी दुल्हन मिलती है वो हमें हमारी पत्नी लगती है। पहले भी हमने एक दुल्हन के साथ ऐसा कर चुके हैं लेकिन वो बच जाती है। लेकिन मोनिका के साथ हमने 7 फेरे लिए हैं, इसे हम नहीं छोड़ सकते। तब मौलवी जी ने पूछा कि मोनिका के साथ तुमने 7 फेरे कैसे लिए? तब उसने जो बताया उसे सुनकर सब चौंक गए। मोनिका जब मेहंदी लगवा कर अपने घर लौट रही थी तब मैं भी इसके पीछे पीछे आ गया
और मेरी और मोनिका की शादी हो गई। अब ये मेरी पत्नी है। 15 साल से मैं मेरी पत्नी के लिए भटक रहा था, अब जाकर मुझे मेरी पत्नी मिली है। इतना कहकर वो उसके शरीर से चला गया और वो फिर से बेहोश हो गई। सभी ने मौलवी जी के सामने हाथ जोड़े और कहा, कैसे भी करके मोनिका को बचाओ। तब उन्होंने सबको शांत रहने को कहा और अपनी विधि शुरू कर दी। उस भूत ने मोनिका के शरीर को घायल करना शुरू कर दिया। बहुत ही मुश्किल से उस पर काबू करके उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद मोनिका को होश आया। तब उसने देखा कि सब उसके पास बैठे हैं और उसके हाथ बंधे हुए हैं। उसने रवि से कहा कि उसके हाथ खोल दे, उसे बहुत दर्द हो रहा है। रवि जैसे ही खोलने के लिए चला, उन्होंने उसे रोक दिया और उसे पीछे हटने का इशारा किया। मौलवी जी ने बहुत ही मुश्किल से उस भूत पर काबू पाया और वो भूत वहाँ से चला गया और मोनिका और रवि अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगे। आज उनके 2 बेटे हैं और वो सब बहुत ही खुश हैं। उसके बाद वो भूत कभी वापस नहीं आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।